हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। ये वीडियो समाज के उस वर्ग के लिए इम्पोर्टेंट है जिस वर्ग से हमारे समाज का उत्थान होता है। तो मैं इस व्यवस्था, इस समाज की जो एक शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश हमारा जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें जो स्कूलिंग की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, बच्चों को स्कूल में कितने साल में जाने की व्यवस्था, कैसे उनको पढ़ाया जाए, कैसे उच्च हायर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये सारी शिक्षाएं को प्रदान करना, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूलिंग। तो ये शिक्षा व्यवस्था सरकार का उसमें कितना ये कंट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, शिक्षक का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सारी व्यवस्थाओं में अपने आप में इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में, वर्ल्ड में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर शिक्षा का एक अनूठा नया परिणाम, एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, वहाँ पर चलता है और चलते आया है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सोच विडंबना है एक हमारे समाज की। आप सोचिए कि क्या अगर आपको ऐसा लगता हो कि हमारे देश में हर वर्ग के लोग को शिक्षा मिले और वो शिक्षा मुफ्त मिले, फ्री मिले, क्या ये संभव है? ये व्यवस्था, ये जो संभव मैंने बोला कि हर जाति, हर धर्म के लोगों को, हर क्लास के, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी को शिक्षा मिले, यही एक कल्पना है और थी। ये राम राज की कल्पना जिसको कही जाती है। इसमें हम सबसे पहले शिक्षा को इसलिए रख रहे हैं, शिक्षा किसी भी देश की मूलभूत संरचना है, मूलभूत और आधारभूत संरचना होती है, फाउंडेशन स्टोन होता है किसी भी कंट्री की, देश के लिए। हम बात कर रहे हैं उस शिक्षा व्यवस्था की जिसमें हम सदियों तक चेंजेस के लिए कितने एक्सपेरिमेंट करते आए हैं, कितने सुझाव देते आए हैं, कितने बदलाव करते आए हैं। उनमें से भी एक ऐसा दुनिया का देश है, उस देश की जो तुलना आज अपने देश की शिक्षा व्यवस्था से हम करने जा रहे हैं कि कैसे हमारा देश और वो जो देश है, वो दोनों देश की शिक्षा व्यवस्था में कितने अंतर है, कितनी चेंजेस है। तो वो है देश, दुनिया का नायाब अनूठा देश है, उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा अनूठा नायाब देश है जिसमें शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है। यानी कहा जाए तो मैं थोड़ा सा फिनलैंड की जियोग्राफिकल हिस्ट्री बता दूं तो फिनलैंड का जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है, हेलसिंकी। और फिनलैंड को आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश को जब आज़ादी मिली तो उसके पहले फिनलैंड सिर्फ जंगलों का देश, फॉरेस्ट और जंगल से जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और वो सारी चीज़ें चेंज हुई, फिनलैंड में एक ऐसी व्यवस्था आई, जैसे कि मैं बता दूंगा आपको। तो आप नोकिया कंपनी का नाम सुना ही होगा, मोबाइल की दुनिया का बेताज बादशाह रहा है नोकिया। वो कंट्री, वही कंट्री से ये है नोकिया कंपनी, जहाँ पर फिनलैंड और फिनलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की ये कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। जिससे कि दूसरा मैं एक इनका इंटरेस्टिंग बता दूं जो इनकी कंट्रीब्यूशन है देश दुनिया के लिए, वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा मोबाइल फ़ोन, आज का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, उसके जो बैकबोन में जो काम करता है सपोर्ट के लिए, वो भी फिनलैंड का ही है। तो फिनलैंड एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश है, जहाँ पर शिक्षा को ही सर्वोपरि माना गया है। समाज में शिक्षा को प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाने वाला दुनिया का एक ऐसा देश, दिल्ली से 9,000 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये देश, मात्र 55 लाख की आबादी, ओनली 55 लाख। सोचने वाली बात यह है कि हमारे ऐसे कितने सारे दो स्टेट मिला दिया जाए तो ये आबादी पूरी हो जाती है हमारे भारत इंडिया की 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को मिला करके भी
तो इस स्थिति में हम कहने के लिए ये है कि फ़िनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि फ़िनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए। यानी 100% फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल फ़िनलैंड वासियों के लिए, फ़िनलैंड के पूरे सभी वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। यानी शिक्षा जो है, एजुकेशन को गवर्नमेंट के द्वारा संचालित करने वाला संस्था माना गया है। वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स का कोई चांसेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। 100% लिटरेसी है, 100% साक्षरता दर है, यानी शिक्षा को इस तरीके से रखा गया है। तो है क्या यहाँ पर? जानने वाली बात है कि शिक्षा 100% शिक्षा, 55 लाख लोग और इतनी सारी टेक्नोलॉजी, दो चीज़ों से जाना जाता है। एक है वहाँ पर मोबाइल टेक्नोलॉजी, दूसरा है जंगल, तीसरा कुछ जानने के लिए वहाँ है नहीं। तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तो मैं बता दूँ कि जहाँ तक मैं पढ़ा, जितना जाना, मैंने रिसर्च किया, उसमें फ़िनलैंड के जो स्कूलिंग सिस्टम है, उस स्कूलिंग सिस्टम में बड़ा ही अजूबा चेंज है। हमारे देश की स्कूलिंग सिस्टम में, यानी इंडिया के स्कूलिंग सिस्टम में और वहाँ के स्कूलिंग सिस्टम में। फ़िनलैंड से करीबन 100 फ़िनलैंड की जो राजधानी है हेलसिंकी, करीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, उसका नाम है फिस्की। फिस्की विलेज में स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें एक अलग ही तरीके से पढ़ाई होती है। ऐसे तो कहा जाए तो पूरे फ़िनलैंड में पढ़ाई का टेक्निक्स जो है बिल्कुल अलग है। यानी क्या गरीब क्या अमीर, सबको समान स्वरूप में शिक्षा व्यवस्था मिलना। बच्चे स्कूल में जाएं, उसके लिए वहाँ पर जो उम्र तय की गई है वो 6 साल, यानी 7 साल से बच्चे स्कूल में जाएंगे। हमारे यहाँ 3 इयर्स 2 इयर्स हो जाता है तो नर्सरी, प्री नर्सरी ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं, अरे जल्दी जल्दी स्कूल में एडमिशन कराइए, बच्चों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो ये जो 7 ईयर से लेकर के 16 ईयर तक का पढ़ाई होता है, ये एज में बताया 7 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक उनको स्कूल में पढ़ना है, यानी 9 साल, 9 ईयर उनको स्कूल में पढ़ना है। इस 9 ईयर के स्कूलिंग में जो व्यवस्थाएं हैं, यानी क्लास 1 टू क्लास 6 तक की जो व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल अलग व्यवस्था। क्लास 1 2 से लेकर क्लास 6 तक एक ही क्लास टीचर रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही क्लास टीचर, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यानी जो शिक्षक उस बच्चे के साथ अटैचमेंट है, पेरेंट्स के साथ जो अटैचमेंट है, स्कूल के साथ जो अटैचमेंट है, एक जुड़ाव है, बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक बौद्धिक विकास जितना होना चाहिए उसी एज में होता है। उस एज के लिए शिक्षक का बदलाव, क्लास टीचर का बदलाव कहा जाए, शिक्षक नहीं मैं कह सकता हूँ, क्लास टीचर कहिए, तो क्लास टीचर का बदलाव बिल्कुल ही नहीं है। यानी कक्षा क्लास 1 टू क्लास 6 तक देयर इज नो चेंज फॉर द क्लास टीचर, एक ही क्लास टीचर रहेंगे। अब आप समझिए पढ़ाने का टेक्निक्स क्या है। पढ़ाई में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, वहां पर टॉपिक को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे मैं आपको आज एक एजुकेशन सिस्टम्स को समझा रहा हूं, तो एजुकेशन सिस्टम्स को फोकस करके पढ़ाई इंपॉर्टेंट है वहां पर, न कि आपको सोशल साइंस को समझिए या और कोई टॉप सब्जेक्ट को लेकर के ज्योग्राफी को समझिए, साइंस को समझिए, नहीं, ये व्यवस्थाएं नहीं है। अब मैं एक बताऊं, क्लास 3 का एक वाक्य है वहां पर कि क्लास 3 में क्लास टीचर ने अगर दुनिया को मैप को पढ़ाने की कोशिश की, तो वहां पर क्या हुआ कि एक दिन क्लास में जो टीचर आई वो एक ऑरेंज लेकर आई, एक संतरे लेकर आई, और उस संतरे को हिस्से को बताया कि देखिए ये ग्लोब जो संतरा जो दिख रहा है, ये दुनिया, ये अर्थ का यही रूप है, और इसको उस तरह से उसको संतरे को हाफ पोर्शन में उसको लाइनिंग करके, और ये बताया कि देखिए ऊपरी का हिस्सा क्या है, नीचे का हिस्सा क्या है, और उससे उसको ड्राइंग करके। तो शिक्षा जो है वहां पर पूर्णतः प्रैक्टिकल शिक्षा है,
फिनलैंड में, और प्रैक्टिकल शिक्षा में जो ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है, शिक्षकों की काफ़ी अलग व्यवस्था है। हमारे कंट्री से बिल्कुल अलग व्यवस्था है। हमारे यहाँ मिडिल स्कूल या हाई स्कूल तक के भी लोग पढ़ने के बाद वो शिक्षक बन सकते हैं। वहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं है। शिक्षक बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना इम्पॉर्टेंट है फिनलैंड में। उसके साथ साथ ट्रेंड होना जरूरी है। शिक्षा और शिक्षक सम्मानित और प्रतिष्ठित पेशा माना जाता है फिनलैंड में। यानी आप और हम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की अगर चर्चा करें तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पॉलिटिशियंस, ये सब समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन फिनलैंड में शिक्षकों का जो सम्मान है वो बाकी पेशे से नीचे रखा गया है। यानी शिक्षक को सर्वोपरि रखा गया, वहां पर शिक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। ये व्यवस्था एक साइकोलॉजी समाज में, और इसको बिल्कुल फ्री और इक्वल करके ये गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड के द्वारा पूरी तरह से संचालित व्यवस्था है। और मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट अभी कुछ साल पहले आया था, ये 1978 में से ही मिड डे मील का कॉन्सेप्ट वहाँ पर है, फिनलैंड के हर स्कूलों में है। और गर्म भोजन के साथ बच्चों को बौद्धिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ एक साथ खाने का, परोसने का व्यवस्थाएं वहाँ पर है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि शिक्षा में जो अंकों का जो योग्यता का जो माध्यम है, यानी जो ये देखा जाए कि हमारे यहाँ का जो योग्यता जो होती है, एबिलिटी जिसको बोलते हैं, कि जो बच्चा अच्छा अंक लाता है वो टॉप ग्रेड का बच्चा है, वो अच्छा काम करेगा। वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है। योग्यता को, अंकों का कोई पैमाना, कोई पैरामीटर नहीं रखा गया है। योग्यता जो है उसके जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का तरीका, उसके आधार पर इस चीज को बांटा गया है, रखा गया है। तीसरी चेंजेस मैं बता दूं कि एक बड़ा ही अजूबा चीज आपको लगेगा, लेकिन कक्षा 1 से लेकर के करीबन 6 क्लास तक के बच्चों को म्यूजिक से बड़ा कनेक्शन रखा जाता है। यानी संगीत एक अपने आप में एक ऐसी कंसंट्रेशन और एक ऐसी सोच है। यानी क्लास टीचर को मैंने देखा, इसको समझा, जहां तक पढ़ा मैंने तो देखा कि क्लास टीचर पहले क्लास को स्टार्टअप कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्लास टीचर जो है वो म्यूजिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी बच्चे म्यूजिक पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने एक क्लास में देखा बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो फ्लूट, बांसुरी बजा रहे हैं। टीचर दिखाई नहीं दिए। कुछ देर बाद टीचर वहाँ फोकस हो रहे हैं तो पता चला कि ये स्कूल का स्टार्टअप हो रहा है, जिससे कि कंसंट्रेशन आएगा बच्चों में। यानी कोई वायलिन बजा रहा हो, कोई फ्लूट बजा रहा हो, उसके बाद जो इंटरेस्ट क्लासेस में चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। तो ये एक अलग टाइप की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैंने बताया आपको कि 7 साल से 16 साल तक बच्चे को स्कूलिंग मिलती है, फ्री और इक्वल एजुकेशन पूरे गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ पर कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि इस व्यवस्था के साथ साथ वहाँ 16 ईयर पूरा होने के बाद, एज होने के बाद, वो हायर सेकेंडरी एंड वहाँ पर 2 ट्रैक खुलते हैं शिक्षा का, और एक हो जाता है वोकेशनल कोर्सेज। जैसे आपको ब्यूटिशियन का कोर्स करना है तो ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए अगर कोई प्रैक्टिकली देखा जाए तो वहाँ पर हेयर, अगर डमी हेयर लगा करके उनको, बच्चों को वो ट्रेनिंग दी जाती है, उस व्यवस्था में वहाँ करके। दूसरी व्यवस्था इस तरह से वोकेशनल्स के, कंप्यूटर्स के कोर्सेज है और नर्सिंग के कोर्सेज है। तो पूर्णतः प्रैक्टिकल व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उस व्यवस्था को आगे बढ़ाना, उस व्यवस्था को सोच रखना, ये अपने आप में बहुत अजूबा है। यही है शिक्षा की व्यवस्था में राम राज्य की कल्पना, जो हमारे देश में इससे कोसों दूर है। क्या कभी आप सोच सकते हैं अपने देश के बारे में, मैं बता रहा हूँ भारत, इंडिया के बारे में, कि गांव की स्कूल की शिक्षा व्यवस्था और शहर की स्कूल की शिक्षा व्यवस्था दोनों समान हो? हमारे यहाँ तो नहीं हो सकती है, अभी की व्यवस्था में नहीं है, लेकिन वहाँ समान है। वहाँ पर गांव की भी स्कूल में वही शिक्षा व्यवस्था मिलेगी जो शहर की भी स्कूल में
यानी ट्रेनिंग की जो व्यवस्थाएं हैं टीचर के लिए, वही व्यवस्था गांव में जो स्कूल में जाकर के विलेज, यानी विलेज है लेकिन वहां पर जो टीचर होंगे वो ट्रेंड टीचर वही क्वालिटी वही एबिलिटी के साथ वहां पर जाकर के वो टीच करेंगे। और अगर शहर में पढ़ा रहे हैं तो सेम एबिलिटी, बट हमारे यहाँ हमारे कंट्री में डिफरेंसेस आ जाते हैं। शहरों में है तो काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, 3D है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, तो स्पोर्ट्स के लिए ये सुविधाएं हैं, लेकिन स्कूल को बिल्कुल फिनलैंड में इस चीज़ से अलग रखा गया। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों के लिए स्कूल में ही इंडोर गेम की व्यवस्था है, यानी खेल खेल में पढ़ने की जो व्यवस्था है, प्ले विथ फन के साथ खेलना। मैंने देखा वो स्टेयर बनाया हुआ सीढ़ी से बच्चा और जिम्नास्ट या जो भी चीज़ें थी उसमें इस चीज़ को एक मानसिक बदलाव जो है वो अपने आप में बड़ा अजूबा बदलाव है, चेंजेस है। ये एक व्यवस्था में अपने आप में एक रिसर्च करने के लिए और दुनिया के सामने अपने आप में दुनिया के मंच पर शिक्षा व्यवस्था को ट्रायल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अपने आप में सोचने का विषय बना दिया है। तो मैं बता रहा था कि 7 साल से लेकर के जो 16 साल के बाद जो हो जाता है, उसके बाद पूरे देश में जो बच्चे होते हैं उनको नेशनल एबिलिटी टेस्ट एक देनी होती है। उस टेस्ट के आधार पर उनको नौकरियां जो होती है, गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी जॉब हो, एक ही पैरामीटर होता है, उस टेस्ट के आधार पर उनको नौकरी मिलती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिनलैंड की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था में हम बार बार ये सोचते रहे कि एक छोटा सा मुल्क, 55 लाख की आबादी वाला मुल्क, नोकिया फोन का आविष्कार कर दे रहा है, बना दे रहा है, और उससे कई गुना बड़ा हमारा मुल्क क्यों आज भी इस व्यवस्थाओं से उबर नहीं पा रहा है? क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है और फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। इस अंतर को मापने के लिए, गैप को कम करने के लिए हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है बदलने की जरूरत है, एक बार सोचने की जरूरत है। इस व्यवस्था के साथ दुनिया भी इसका लोहा मानती है कि फिनलैंड अपने आप में एक अलग ही मिसाल पेश करके रखने वाला मुल्क है, क्योंकि हम आज़ादी से इसकी तुलना करने के बाद देखा जाए तो जो कॉन्सेप्ट हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं वो लोग बहुत पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। यानी अगर आप प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन की बात करें तो फिनलैंड से बेस्ट प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन कहीं का नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फिनलैंड छोटा होते हुए भी आज दुनिया के उस विकसित देशों की श्रेणी में, उस विकसित देशों की कतार में खड़ा हुआ ये मुल्क अपने आप में वो इस स्थिति में है कि हम बार बार हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, हम देशवासियों के लिए, हम भारतवासियों के लिए, कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो राम राज्य कब रिटर्न होगा, कब लौटेगा, कब हम उस दिन की कल्पना कर सकते हैं कि अमीर और गरीब दोनों के लिए शिक्षा मुफ्त हो, फ्री हो और समान हो, इक्वल हो। शिक्षा का जो पैरामीटर हो, एक लास्ट लाइन में बता दूं मैं, हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, तो संघीय ढांचा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अलग स्ट्रक्चर्स है एजुकेशन सिस्टम्स में। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं यानी स्टेट और हमारे यहाँ बराबर इक्वल, यानी पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम एक है, पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम एक है। अब इसका थोड़ा सा भौगोलिक अगर एडवांटेज कहा जाए तो फिनलैंड को मिल रहा है, क्योंकि वो स्मॉल मुल्क है, छोटा मुल्क है, फिर भी उनकी सोच, उनकी परख अपने आप में काबिले तारीफ है। 100% लिटरेसी के साथ साक्षरता को इस तरीके से मिसाल पेश करना कि प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन की जो रूपरेखा, जो रामराज की कल्पना हमारे यहाँ जो महात्मा गांधी और बहुत सारे लोगों ने किया था, वो सपना साकार उन्होंने कर रखा है। इसी के तारतम्य में मैंने इसको एक अपनी सोच के अनुसार कंपैरिजन करके रखा हूँ आप लोगों के सामने। हमारे देशवासियों को, हमारे व्यूअर्स को एक बार सोचने और समझने की ज़रूरत है कि क्या हमारे देश की भी व्यवस्थाएं ऐसी बदल सकती है। आइए मिल करके इस फिनलैंड की जो एजुकेशन सिस्टम्स के कुछ अच्छाइयों को लेते हुए अपने देश को बदलने की कोशिश करें। जय हिंद, हैप्पी
Happy and thank you. Have a nice day.